जाननी है ना? दोस्तों नमस्कार, हम पढ़ रहे थे, हम कौन से सर्किट पढ़ रहे थे? कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था एडर और हाफ एडर और फुल एडर के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबट्रैक्टर के बारे में कि घटाता कैसे बेटा, टू द पॉइंट। मेन चीजें हम सारी पढ़ चुके हैं, अब अपने को टू द पॉइंट चीजें जाननी है ना? तो अगला है सबट्रैक्टर। अगला है सबट्रैक्टर। ट्रैक्टर आराम से देखो बेटा। अब ये सबट्रैक्टर भी सर क्या एडर की तरह दो तरह के होंगे? बिल्कुल बेटा, सेम टू सेम होंगे, बस फर्क क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, तो पहला लिखो, इसकी सहायता से बाइनरी को घटाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो लिखना बेटा, बाइनरी संख्याओं को या बाइनरी संख्याओं को घटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? सबट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। सबट्रैक्टर का प्रयोग होता है बेटा। अब आपको एडर समझ में आ गया ना, तो ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रयोग होता है, ठीक है? अब सवाल आता है, सर ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलना यह सबट्रैक्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो लिखना, यह सबट्रैक्टर, सबट्रैक्ट करना यानी कि चीजों को घटाना, है ना बेटा? इसको थोड़ा इंग्लिश में याद करना, क्योंकि अभी आजकल डिजिटल है ना, इसलिए। यह सबट्रैक्टर मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अब आप कहोगे कौन सा होता है? तो पहला मैं कहूंगा हाफ सबट्रैक्टर, दूसरा फुल सबट्रैक्टर। सर ये तो सेम एडर जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है, देखना है ना। तो इसमें पहला क्या होता है? हाफ सबट्रैक्टर। और दूसरा क्या होता है साथियों? दूसरा होता है फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर। अच्छा सर, जैसे बाइनरी में हाफ में 2 बिट होती थी, यहां पर भी यही होगा? बिल्कुल बेटा वही होगा। और फुल बिट में क्या होता है बेटा? जैसे एडर में क्या होता था, 3 बिट का योग करते थे, इसमें 3 बिट को घटाओगे, बस। बहुत बढ़िया। 3 बिट का मतलब जैसे 1 1 1, इसमें से 1 0 0 घटाओगे ना, तो बेटा ये क्या है? फुल सबट्रैक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें बिट कितनी है? 1 बिट, 2 बिट और 3 बिट, है ना? अब जब ऐसा घटाव होगा तो बेटा आप क्या कहोगे? 1 बिट और 2 बिट, तो ये है हाफ एडर, मतलब हाफ सबट्रैक्टर, और ये हो जाएगा फुल सबट्रैक्टर, ठीक है? बहुत सही। और बिट यानी कि ये संख्याएं, ठीक है? बहुत सही। अब पहला पढ़ते हैं बेटा हाफ सबट्रैक्टर के बारे में। बहुत आसान है, क्योंकि अब आपका बेस क्लियर होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। हाफ सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, ये हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है चलिए जानते हैं, ठीक है? तो पहला लिखो बेटा, इसमें इस संयुक्त परिपथ के अंदर इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में 2 बिटों को घटाया जाता है। बहुत बढ़िया। तो लिखो, इस प्रकार के संयुक्त परिपथ में, यानी कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में, संयुक्त परिपथ में कितनी बिटों को? 2 बाइनरी बिटों को घटाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं 2 बिट का घटाव होता है, ठीक है? कितनी बिट का? 2 बिट का घटाया जाता है या घटाव होता है। बोलो बेटा आसान है कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताओ इसमें इनपुट कितने होते हैं और आउटपुट कितने होते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, इसमें इनपुट कितने होते हैं? 2, आउटपुट भी होते हैं। बहुत बढ़िया। तो लिखना, इस प्रकार के सब ट्रैक्टर में क्या आते हैं? इनपुट भी 2 होते हैं और आउटपुट भी 2 होते हैं। इनपुट भी कितने होते हैं साथियों? 2। तथा आउटपुट भी कितने होते हैं? तो आप कहेंगे इसमें आउटपुट भी कितने होते हैं साथियों? 2 ही होते हैं। बोलो कोई दिक्कत आई? नहीं, बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान। आप देखोगे चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? यानी कि सर ये एक इस तरह का बॉक्स होता होगा। हाँ बिल्कुल इस तरह का होता है। सर ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, बिल्कुल है। तो ये क्या है बेटा? एक संयुक्त सर्किट है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है? अच्छा, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हाफ सबट्रैक्टर। सर क्या होगा? तो मैं कहूंगा इसमें केवल और केवल 2 बिट का घटाव होता है। अच्छा सर, इसमें इनपुट कितना होता है? तो आप कहेंगे 2, और आउटपुट कितने होते हैं? 2। तो मेरे भाई यहाँ आप इनपुट भी कर दो 2 और आउटपुट भी कर दो 2। क्या ये चित्र बना पाओगे? आप कहोगे बिल्कुल सही है। इनपुट को माने माना ए और ये बी। पर ध्यान रखना, जैसे अपन जोड़ते थे ना, तो बेटा 2 चीजें आती थी, जोड़ और हासिल। बेटा जब इसको घटाओगे ना, तो जोड़ की जगह क्या आ जाएगा? घटाओ, है ना? और बेटा हासिल की जगह, हासिल यानी कि किसी को देना, अपने को देने की जगह क्या लेना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बोरो। और बेटा इसी को कहते हैं उधार। बोलो समझ में आया? आया। आम चीजों की तरह, ठीक है? इसको ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से मुझे समझ में आया कि यहां से 2 चीजें आएगी आउटपुट में। एक तो आएगा डी, डी को क्या कहते हैं बेटा? अंतर। और अंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंस।
दरअसल ये डिफरेंस ही होता है ना बेटा, ये घटाना होता है। समझ में आया? आपको कोई पूछेगा कि 2 बिट में अंतर का मतलब क्या है? अंतर का मतलब घटाना। जैसे 4 में से 3 गया तो 2, वो क्या है? अंतर ही तो है, वो घटा भी तो है। समझ में आया? आया। उसी तरह बेटा एक होता है बी, बी को कहते हैं इंग्लिश में बोरो, और बेटा हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? उधार लेना। ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या ये चित्र बना पाओगे? क्या इससे रिलेटेड आंसर दे पाओगे? आप कहेंगे हाँ सर दे देंगे। ठीक है? बहुत सही। अब इसमें बेटा एक सत्य सारणी पूछी जाती है, कैसे होगी? देखते हैं बेटा इसमें सत्य सारणी कैसे होगी। अच्छा, इसमें सत्य सारणी लेते हैं देखो। हमेशा बेटा 2 बिट की ध्यान में रखा करो, 3 बिट की कोई जरूरी नहीं है। तो सत्य सारणी, मुझे बताओ आपने इनपुट में क्या दिया? ए और बी। ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये मेरा इनपुट है। चलो सत्य सारणी अगले पेज पे बढ़ा देते हैं ताकि उसमें चित्र भी आ जाएगा। मैंने बोला कि आपको इनपुट में कितना देना है, हमेशा 2 बिट की ध्यान रखा करो बेटा। तो एक मेरा कॉलम होगा इनपुट का मेरे भाई, एक क्या होगा? आउटपुट का। इनपुट का 2 भागों में होगा, आउटपुट का कॉलम भी 2 भागों में होगा। बोलो ठीक है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? आउटपुट। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। इनपुट में अगर कोई संख्या मैंने मानी ए और दूसरी संख्या मैंने मानी बी, ओहो, दूसरी संख्या मैंने मानी बेटा बी, उसी तरह आउटपुट में क्या होगा? तो आउटपुट में क्या बनेगा? अंतर और उधार। क्या बनेगा? यानी कि डी, डी को कहते हैं बेटा डिफरेंस, और यही होता है अंतर, और एक क्या बनेगा? बी यानी कि उधार। बोलो ठीक है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट है। बस अभी देखो बेटा आप खुद ही बताओगे और फिर क्या होगे? मुझे आता है। बहुत बढ़िया, है ना? देखो, तो या तो इनपुट दोनों 0 हो सकते हैं, या बेटा ये 0 होगा, ये 1 होगा, या ये 1 होगा, ये 0 होगा, या दोनों ही 1 1 होंगे, बस और कुछ नहीं। मुझे सिंपल सा बताओ, 0 को 0 से घटाओगे तो अंतर क्या आएगा? आप कहेंगे 0। मुझे कुछ उधार लेने की जरूरत पड़ी? आप कहोगे नहीं। 0 में से 1 जाता है क्या? जल्दी से बताओ बेटा, 0 में से 1 जाता है? आप कहोगे नहीं। बेटा 0 में से 1 कैसे जाएगा? तो आपको क्या लेना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? उधार। और बाइनरी में बेटा हमेशा क्या लेंगे? 1 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि बाइनरी संख्या क्या होती है? 2, और 2 को क्या लिखा जाता है? गौर से देखो बेटा, 2 को लिखा जाता है 1 0। तो उधार क्या आएगा? 1 0। अब 1 0 में से बेटा 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। यानी कि बेटा जब भी 0 होता है ना, अब देखो 0 में से 1 घटा नहीं सकते, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने उधार पे लिखा 1, और बेटा जब भी उधार लोगे तो क्या आएगा? 10, और 10 में से 1 गया तो 1। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर आसान है तो। बहुत बढ़िया, क्योंकि बाइनरी में 2 आएगा ना, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 लिया इसने उधार, बस। अच्छा, मुझे बताओ 1 में से 0 जा सकता है? आप कहोगे जा सकता है। अंतर आएगा 1, उधार लेने की जरूरत नहीं। 1 में से 1 गया तो आंसर आएगा 0, उधार लेने की संख्या नहीं। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? बेटा यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, इधर आओ। आपको पूछेगा, क्या पूछेगा आपको? हाफ सबट्रैक्टर में, हाफ सबट्रैक्टर में कब कब उधार लेने की जरूरत होती है? उधार का मतलब बेटा बोरो की जरूरत होती है। तो बेटा इसका ऑप्शन कैसा होता है? पहली हाई, पहली 1, दूसरी 0, है ना? दूसरा ऑप्शन आता है बेटा जब पहली क्या हो? 0 यानी कि लो, और दूसरी क्या हो? हाई। और कब आता है तीसरा ऑप्शन? जब पहली मेरी हाई हो और दूसरी मेरी क्या हो बेटा? वो भी हाई हो, यानी कि 1 हो। आप खुद बता दो बेटा, और डी लिख दो बेटा, इनमें से कोई नहीं। आराम से देखो बेटा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि हाफ सबट्रैक्टर में उधार कब लेते हैं? बेटा ये देखो, कहीं पे उधार लिया है? नहीं, केवल इधर उधार लिया है। कब? जब पहली संख्या 0 थी और दूसरी 1। जैसे उधार ली तो बाइनरी में क्या आएगा? 2, 2 में से 1 गया तो 1। समझ में आया? तो कब उधार लिया? जब पहली संख्या क्या है? 0 और दूसरी है 1। बेटा पहली 1 होगी, दूसरी 0, तो उधार लेने की जरूरत है क्या? नहीं। पहली 0, दूसरी 1 में उधार लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। बोलो बेटा ऐसा कर लोगे क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये आपका क्वेश्चन है किसका? एनटीपीसी का। ठीक है, समझ में आया? आया, चल बहुत बढ़िया। आगे चलें, आगे चलो। ठीक है, अब देखो जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, तो अब बेटा इसका क्या है? अंतर और बोरो का एक डायग्राम बनाएंगे। वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ। कैसा डायग्राम होगा? सर सबसे पहले एक ए वाली लाइन आएगी। ये पूरी लाइन बेटा ए है, कहीं से भी इनपुट लोगे तो ए आएगा। ये पूरी लाइन क्या है? बी है। ठीक है, अच्छा, तो एक क्या बनाऊंगा मैं? सम बनाऊंगा। एक बनाऊंगा मैं बोरो। तो ध्यान रखना बेटा, इसका जो अंतर बनेगा ना, हाफ एडर में अंतर क्या बना था? हाफ एडर में जो जोड़ बनी थी बेटा, वो क्या बनी थी? याद करो। तो आप कहोगे ए एक्सॉर बी। बेटा यहाँ पे भी बनेगा हाफ एडर की तरह। बेटा इसमें भी अंतर ए एक्सॉर बी ही बनेगा। इसका मतलब क्या है? ए बी का बार प्लस बी ए का बार। बोलो समझ में आया? आया। हाफ एडर के बेटा इसमें भी अंतर यही बनेगा। और एक्सॉर कैसे बनता है? आप सभी को पता है, एक्सॉर बनता है इस तरह से। क्या यहाँ बबल लगाओ? नहीं। तो बेटा ये वाई क्या देगा? हमें अंतर देगा। बोलो समझ में आया? आप कहोगे आ गया सर, है ना? एक हिस्सा यहाँ से जोड़ दो और एक हिस्सा यहाँ से जोड़ दो। बेटा हमेशा ध्यान रखना, हाफ एडर में अंतर और एडर, हाफ एडर ले लो चाहे हाफ सबट्रैक्टर, दोनों में क्या आता है बेटा? आउटपुट ए एक्सॉर बी आता है। ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके अंदर बेटा अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है उधार लेने में, बोरो लेने में। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें जो उधार आएगा या जो बोरो आता है ना, वो क्या आएगा? वो अलग आता है। वो कितना आता है? ए बार बी। उसमें क्या आता था? उसमें एंड गेट होता था, लेकिन बार नहीं आता बेटा, इसमें बार आएगा। ठीक है, देख लो,
है ना? हाँ, तो इसमें उधार के लिए पूछेगा तो बेटा ए क्या है बार, तो ए जो आया ना इसमें बेटा क्या लगा दो नॉट गेट लगा दो, ठीक है? और बी को ऐसे कैसे ले लो। इन दोनों के मध्य क्या है? आप कहोगे एंड, तो बेटा एंड के अंदर डाल दो। ये बन गया बेटा आपका बोरो। क्या ये छोटी सी चीज आप नहीं लिख सकते? आप कहोगे हाँ सर अब हम लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना बेटा उधार के लिए एक्सप्रेशन क्या बनता है ए बार बी, और बेटा उसके लिए क्या बनता है ए एक्सॉर बी। इतनी चीज बेटा आपने याद कर ली तो मजा आ गया, आपको पूरा हाफ एडर समझ में, हाफ सबट्रैक्टर समझ में आ गया। देख लो, बोलो अब चैप्टर आसान लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। चलो अब ऐसा कैसा डायग्राम बना देते हैं बेटा किसके लिए? फुल सबट्रैक्टर के लिए। तो अगला है मेरे पास सेकंड फुल सबट्रैक्टर। अगला सेकंड क्या है? फुल सब ट्रैक्टर। क्या करता है फुल सबट्रैक्टर? बेटा फुल एडर क्या करता था? 3 बिट को जोड़ता था, ये क्या करेगा? 3 बिट को घटा देगा, खत्म बात। तो लिखो बेटा इस परिपथ का प्रयोग, इस परिपथ का प्रयोग किस लिए होता है बेटा? 3 बिट को घटाने के लिए होता है, 3 बिट को घटाने के लिए होता है। सर इसके अंदर ट्रुथ टेबल पढ़नी है क्या? बेटा टाइम वेस्ट है, मत पढ़ना, जो बता रहा हूं वो पढ़ लो, 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। 3 बिट को घटाने में होता है, ठीक है। आपके आईटीआई स्तर की परीक्षाओं के लिए बेटा ये रामबाण है, ठीक है, बहुत सही। अच्छा सर इसमें इनपुट कितने होते हैं? तो ध्यान रखना बेटा इसमें भी इनपुट कितने होते हैं? 2, और आउटपुट इनपुट कितने होते हैं? 3, आउटपुट होते हैं 2। तो लिखना इसमें भी फुल एडर की तरह, फुल एडर की तरह क्या होते हैं बेटा? 3 तो होते हैं इनपुट, और आउटपुट कितने होते हैं? 2, और 2 क्या होते हैं बेटा? आउटपुट होते हैं। बोलो कोई दिक्कत आई? आप कहोगे नहीं सर, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है ना? अच्छा इसका डायग्राम कैसे बनता है वो देखो बेटा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा तो आप देखो, ये मान लो बेटा ये मेरा क्या है? फुल सबट्रैक्टर है। क्या है? फुल सबट्रैक्टर। आपको कोई पूछेगा क्या करेगा तो आप कहोगे 3 बिट को घटाएगा। आपको कोई पूछेगा कैसे घटाएगा तो आप बोलोगे जब 3 इनपुट होंगे। कितने इनपुट होंगे? 3। ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, है ना? और आउटपुट कितने होंगे? तो आउटपुट कहोगे 2, एक तो वही हो जाएगा मेरा डी, और एक हो जाएगा बी। डी को कहते हैं बेटा अंतर, और इसी अंतर को बेटा क्या बोलते हैं? घटाना, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये बी क्या होता है? बी होता है बेटा बोरो, यानी कि उधार लेना। बहुत बढ़िया सर, ये तो मुझे समझ में आ गया। तो बेटा आपको सारी चीजें समझ में आ गई, बताऊं कैसे? आप कहोगे सर बता दो कैसे। मुझे बताओ अंतर, जो फुल एडर था, फुल एडर बेटा उसमें क्या था? उसमें सर कुछ भी नहीं था, ए एक्सॉर बी था, उसको सी के साथ एक्सॉर कर दिया था। बेटा इसमें भी यही है, बहुत बढ़िया। तो बेटा इसके अंदर डी का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो आप कहोगे सर उसमें ए जो था ना उसको बी के साथ एक्सॉर किया, और बी जो था उसे सी के साथ एक्सॉर किया था। इतनी चीज याद है? आप कहोगे याद है, तो बेटा ये भी याद है, ठीक है। आ जाओ, अंतर में क्या किया था? देखो बेटा इसमें क्या था? ए बार बी, है ना? लेकिन इसमें इनपुट कितने हैं? 3, है ना? तो इधर आओ बेटा, तो इसमें बोरो क्या हो जाएगा? तो बोरो बिल्कुल आसान है बेटा, देखना हो ए बार बी लिखा, बहुत बढ़िया। फिर देखो बेटा 3 है, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ठीक है। अगला क्या लोगे? बी बार सी, फिर क्या हो जाएगा? सी बार ए। अरे सर इतना आसान है क्या? बेटा इतना ही आसान है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलो क्लियर? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का क्या करना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा स्केच है बेटा, ध्यान रखना, यहाँ सी का बार नहीं आएगा ना, यहाँ सी का बार नहीं आएगा, यहाँ सी का बार नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया? आप कहेंगे हाँ सर। अब इसको कुछ नहीं, डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बेटा क्या बताया था कि ये सी का बार नहीं होगा। अब बस इसका डायग्राम बना लो, इधर अभी बनाते हैं, डरने का नहीं, है ना? तो सबसे पहले बेटा कौन सी लाइन आएगी? आप कहोगे ए की लाइन आएगी। फिर किसकी आएगी? तो आप कहोगे बी की। फिर किसकी आएगी? सी की। बेटा ये खुद बनाओगे आप, देखना, है ना? सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? डी डिफरेंस, बेटा ए एक्सॉर बी, उसका क्या कर दो? सी के साथ, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले ए लिया, फिर बी लिया, इन दोनों का क्या कर दो? एक्सॉर कर दो। तो ये लो भैया, इन दोनों का मैंने एक्सॉर कर लिया। तो यहाँ से क्या आया? आप कहोगे ए एक्सॉर बी, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा इस पूरे का क्या कर दो? इस सी के साथ एक्सॉर कर दो, है ना? इस पूरे का इस सी के साथ क्या कर दो? एक्सॉर कर दो। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिलेगा डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा? ये क्या सी आ गया, और सी का क्या हो गया? एक्सॉरिंग, और फाइनली मुझे मिल गया ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। बेटा कितना आसान है, सच बताना आसान है कि नहीं? ये डायग्राम पहचान लोगे फुल सबट्रैक्टर का, है ना? अब इधर आओ, अब अपन क्या बनाएंगे? बोरो बनाएंगे, देखना, है ना? मुझे सबसे पहले ए नहीं चाहिए, ए का नॉट गेट चाहिए। बेटा ये क्या है? जैसे यहाँ से ये ए आया ना, ए आया आया आया, बेटा ये ए यहाँ था, इसके बाद क्या बन गया? ए का बार। क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर किसके साथ? बी के साथ। तो बेटा इसको किस में डालूं? एंड में डाल दो, और सर यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? ए बार बी। बहुत बढ़िया, ये देखो ए बार बी। अब बी बार बनाना है ना? तो देखो ये रहा आपका बी, ये रहा आपका बी, तो ले लो। लेकिन बी नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए सर? बी नॉट चाहिए। तो बेटा नॉट गेट लगा दो। अब तो आप एक्सपर्ट हो बनाने में, आसान है ना? इसको क्या करो बेटा? सी के साथ क्या कर दो? एंड गेट जोड़ दो, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? ये सी है, तो बेटा क्या बन जाएगा? बी बार सी। ठीक है, बना के नहीं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट बात है। अब देखना बेटा, अब इसको और छोटा करो, ऊपर भेजो। अब देखना लास्ट के अंदर क्या है? सर सी, और इसके पास बार नहीं है, तो सी को भी डायरेक्ट ले लो, और ए को भी क्या करो? डायरेक्ट ले लो। बेटा ये दोनों जब मैंने लिए, इन दोनों का भी मैंने क्या कर दिया? एंड कर दिया। यहाँ से सी आ गया, यहाँ से ए आ गया, और आगे जाके क्या हुआ? ए सी। अब देखना बेटा इसके बीच में प्लस, ये प्लस प्लस कौन सा गेट होता है? और गेट, है ना?
तो दोनों को क्या किया बेटा, यहाँ से इनपुट लिया, यहाँ से लिया और यहाँ से लिया, इन सबको किस में डाल दिया, और गेट में। और बेटा यहाँ से मेरे पास आ गया a बार b प्लस b बार c प्लस ca। बोलो बेटा अभी तक जो चीज आप रटते थे वो कितनी आसान है कि नहीं? तो बेटा बोरो का एक्सप्रेशन लिख दोगे? आप कहेंगे हाँ सर 100% लिख देंगे। तो बेटा यही तो लिखना होता है एग्जाम में, और करना क्या होता है? ठीक है, बोरो का एक्सप्रेशन समझ गए क्या? ये डॉट होता है और ये क्या हो जाता है, प्लस। बोलो बेटा कोई दिक्कत आई? आप कहोगे सर इतना आसान है, मैं कहूंगा इतना ही आसान है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चित्र याद रखना बेटा, है ना? ये क्या है, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या पूछेगा, ये क्या बता रहा है? तो ये बोरो बता रहा है। ये क्या बता रहा है? डिफरेंस बता रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। इसमें करते क्या हो, तो इसमें 3 बिटों को जोड़ते हैं। इनपुट कितने होते हैं? 3, आउटपुट कितने होते हैं? 2। बोलो डाउट है क्या? नहीं। ठीक है। अब बेटा इसी तरह का इसका दूसरा तीसरा भाई और भी होता है, उसे क्या कहते हैं? अब देखो आपने घटाना सीख लिया, आपने जोड़ना सीख लिया, जो भी आपके कोर्स में था, ठीक है। अब बेटा चीजों को कंपेयर करना पड़ता है, यानी कि आपकी एक ऐसी मशीन बना रहे हो जिसमें कंपेयर करना होता है 2 बड़ा या 3, तो कैसे बताओगे? तो सर हम तो बता देंगे कि 3 बड़ा होता है, पर मशीन कैसे बताएगी? तो मशीन बताएगी इस कंपैरेटर से। आपको कोई पूछो कि 2 बराबर है, 2 बराबर 2 है क्या? या आपको ऐसे बोल दिया मशीन को, मान लो मशीन को बेटा आपने ऐसे बोल दिया कि मुझे तो ये बता मशीन कि क्या 2 स्क्वायर और 4 बराबर है क्या? तो आप तो पता लगा दोगे कि हाँ सर ये बराबर है, क्यों? क्योंकि 4 बराबर 4। अरे मशीन थोड़ी ना बता पाएगी, तो मशीन क्या करेगी बेटा, मशीन डालेगी इसको किसमें, कंपैरेटर में, और कंपैरेटर बताएगा हाँ बेटा ये बराबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको सिर्फ इसका नाम जानना है, अर्थ जानना है और रिप्रेजेंटेशन जानना है, ठीक है। तो अगला पढ़ेंगे बेटा सी, कंपैरेटर। ठीक है, सी कंपैरेटर। अब हिंदी तो बेटा इसको भी एग्जामिनर में नहीं लिखता है ना, एग्जाम में कभी तुलनित्र लिखेगा क्या? नहीं, इसलिए कंपैरेटर याद करो, है ना। तो लिखो बेटा, कंपैरेटर परिपथ द्वारा 2 बाइनरी संख्याओं की आपस में तुलना की जाती है। तो लिखो इस सर्किट द्वारा, इस सर्किट द्वारा 2 बाइनरी संख्या, बेटा बाइनरी बिट नहीं कह रहा हूं यहाँ पे, बाइनरी संख्या कह रहा हूं पूरी पूरी, है ना। 2 बाइनरी संख्या में, 2 बाइनरी संख्या में परस्पर क्या की जाती है, तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर बहुत आसान है, ठीक है। इसकी सहायता से यह ज्ञात होता है कि दूसरी संख्या से पहले से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। तो लिखना बेटा, इस विधि से मशीन यह ज्ञात करती है कि, मशीन यह ज्ञात करती है कि दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या पहली से बड़ी। और बेटा मशीन को क्या बड़ी छोटी लिखोगे? नहीं, मशीन एक साइन लिखती है बेटा, जिसके आगे मुंह खुला हुआ होता है ना बेटा, वो क्या होती है, बड़ा का साइन होता है। समझ में आया? जिसके आगे मुंह खुला है वो बड़ी है, ठीक है। और बड़ी है, छोटी है, बेटा जिसके आगे उल्टा ये मुंह खुला होता है ना वो छोटी संख्या को बताता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा या बराबर, बराबर का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे बराबर है कि नहीं। तो इस विधि द्वारा मशीन ये ज्ञात होती है कि पहले दूसरी संख्या पहले से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। समझ में आया? आया, ठीक है, क्लियर हुआ? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गया, ठीक है। तो आखिर में प्रदर्शित क्या करती है? ये संबंध ही प्रदर्शित करती है। तो सर इसको दिखाते कैसे हैं? तो बेटा एग्जाम में अगर आपको दिखाए तो आप पहचान लेना। कंपैरेटर बेटा हमेशा क्या होता है, इस तरह से बनेगा। ये क्या है आपका कंपैरेटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। कंपैरेटर में बेटा हमेशा इनपुट डाला जाता है। वापस देखो, यहाँ पे बेटा इनपुट क्या था, इस तरफ से मैं डाल रहा था और आउटपुट निकाल रहा था। लेकिन कंपैरेटर में बेटा दोनों चीजें आपको पता है, तो इनपुट ऊपर से डाला जाएगा। बोलो समझ में आया? आया। तो जब बेटा इनपुट ऊपर से डालोगे, जब बेटा इनपुट ऊपर से डालोगे, तो ये मान लो मेरी n बिट की संख्या डाल दी और ये b, इसका मतलब पूछा जाता है तो बोलना बेटा जहां n क्या है, बिट की संख्या है। इसमें चाहे 2 बिट हो चाहे 10 बिट हो, ये n क्या है बेटा, बिटों की संख्या है, ठीक है। अंक से कंपेयर नहीं हो रहा है, संख्या कंपेयर हो रही है, ठीक है। अच्छा सर ये क्या कंपेयर करेगा? तो ये कौन सा कंपेयर करेगा? जब ये n होगा ना तो बेटा इसे कहेंगे n बिट कंपैरेटर। बोलो समझ में आया? आप कहेंगे हाँ। इसके आउटपुट ये नीचे की तरफ देगा, ये बताएगा कि मेरा a या तो b से बड़ा है, या ये क्या बताएगा कि a b से छोटा है, या क्या बताएगा कि a b के बराबर है। और ध्यान रखना बेटा यहाँ क्या लगी हुई होती है, छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई होती है, जो कंपेयर करोगे और ये लाइट्स जल जाती है ना, तो ये पता चल जाता है अपने को ये बड़ी है या छोटी है या ये, और मशीन के अंदर अपने आप मशीन को पता चल जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो क्या इन चीजों को समझ पाए? आप कहोगे बिल्कुल सही है। तो वास्तव में मशीन में बेटा इन चीजों को कंपेयर करना है। अब 2 3 है ये तो मशीन समझ जाएगी, लेकिन मान लो ऐसी संख्या हुई तो इन दोनों में से बड़ी कौन बताओ? तो मशीन बेटा इन बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी इसमें आसानी से कंपेयर कर सकती है। तो बेटा इसके अंदर n कितने हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा इसमें बिट की संख्या कितनी हुई? 6 बिट। समझ में आया? आया। और ये बड़ी कौन सी है? तो ये ऐसे बता देगी मशीन, क्या बताएगी कि मेरी a छोटी है b से। समझ में आया? आया। तो आई होप बेटा मैंने आपको कंपैरेटर का मतलब समझा दिया होगा। वैसे आपको आता है, बस मशीन कैसे रिप्रेजेंट करती है वो ध्यान रखना। एग्जाम में बेटा फोटो आए तो ध्यान रखना बेटा a n आएगा, कभी भी a नहीं आता। a आएगा तो भी 1 आएगा अगर एक बिट को भी कंपेयर करना है तो, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा आपको क्या करना पड़ता है, कभी कभी जब आप देखते हो ना बेटा, तो आपको सिग्नल भेजने होते हैं, है ना। जैसे मान लो
एक आंतरिक से एक सिग्नल आया है ना, आंतरिक से आपके पास सिग्नल आया, ठीक है? तो आप क्या करते हो, मैनी टू वन यानी कि बहुत ज़्यादा सिग्नल को एक सिग्नल से आगे प्रेषित कर देते हो। मैं वापस समझाता हूँ। आपके घर में एक टीवी लग रहा है ना? उस टीवी के अंदर बेटा अलग-अलग सिग्नल्स आ रहे हैं, कौन से? जैसे कि कलर्स, सोनी और दूरदर्शन, बहुत सारे चैनल आ रहे हैं, है ना? तो वो सिग्नल क्या है? मैनी सिग्नल है ना? लेकिन आप एक समय में एक ही देख रहे हो। आपने क्रिकेट मैच चला लिया, तो वो एक चल रहा है। तो यानी कि मैनी सिग्नल्स को कन्वर्ट करके क्या कर दिया सिंगल में, यानी कि मैनी टू वन। बेटा ऐसे सिग्नल्स को कंपेयर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सर। वापस समझाता हूँ। पहला मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एडर, जो इसको और इसको जोड़ता था, फिर घटाता था तो उसे सबट्रैक्टर, फिर ये क्या पढ़ाया था? कंपैरेटर, जो दो चीजों को कंपेयर कर रहा था। चलो, लेकिन अब वैज्ञानिकों को लगा कि मुझे यार एक ही जगह पर ऐसा डिवाइस चाहिए जो बहुत सारे सिग्नलों को एक में बदल दे। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? मैनी टू वन। यानी कि बहुत सारे आपके पास चैनल आ रहे हैं, लेकिन आप देख तो कितना रहे हो? एक। तो वो उस समय एक सिग्नल एक्टिव है ना? तो बेटा जब बहुत सारे मैनी सिग्नल आके एक में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? मैनी टू वन। और इसे ही बेटा क्या कहते हैं? मक्स कहते हैं या मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। ठीक है? अब आपके काम की थ्योरी लिखो और मजे करो। आओ बेटा, अगला है आपका मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। देखो, इसका नाम एम से जुड़ा जुड़ा हुआ है ना, तो देखो मक्स, और इस एम से याद रखो बेटा मैनी, है ना? मैनी से वन। अभी मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी। यानी कि मैनी सिग्नल कन्वर्टेड इनटू सिंगल सिग्नल, ठीक है? तो लिखो, इसे संक्षिप्त में मक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस परिपथ को या इस संयुक्त परिपथ को, इस संयुक्त परिपथ को संक्षिप्त में, संक्षिप्त में किस नाम से जानते हो? मक्स के नाम से भी जाना जाता है ना? मक्स के नाम से भी, नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। बोलो बेटा, पहला चीज क्लियर हुई क्या? आप कहोगे 100% क्लियर हो गई। अब इसका मतलब देखो बेटा, एम से मैनी तो मैनी से वन। अब देखना, यह मल्टीप्लेक्सर क्या करता है बेटा? यह एक डिजिटल संयुक्त परिपथ है जो अनेक सिग्नल लाइन को के लिए एक आउटपुट लाइन प्रदान करता है। यह एक डिजिटल डिजिटल परिपथ है जो अनेक अनेक सिग्नल लाइन्स, अनेक का मतलब क्या होता है बेटा? मैनी। यहाँ लिख देता हूँ, अनेक का मतलब मैनी सिग्नल लाइन के बदले क्या करता है बेटा? आउटपुट में, आउटपुट में एक यानी कि वन। देखो आ गया ना बेटा? मैनी टू वन, है कि नहीं? याद हो गया? बस एक आउटपुट, एक आउटपुट दर्शाता है, ठीक है? यह एक डिजिटल परिपथ है जो अनेक आउटपुट के बदले एक आउटपुट लाइन, अनेक इनपुट के बदले बेटा क्या करता है? अनेक सिग्नलों के बदले एक आउटपुट में लाइन प्रदर्शित करता है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा मल्टीप्लेक्सर का कार्य क्या है? अनेक सिग्नलों में से एक डिजायर या वांछित सिग्नल का चयन करके आगे प्रदान कर देना। मैंने आपको बताया था ना, आपके टीवी के अंदर अलग-अलग सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन आप देख एक ही सिग्नल रहे हो, है ना? आओ, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका अर्थ है जहां, जहां अनेक सिग्नलों का इनपुट होता है, सिग्नलों का, इसलिए बेटा कोई भी चीज फालतू नहीं होती, ये बड़ी काम की चीज है ना? इसका अर्थ है जहां अनेक सिग्नलों का इनपुट होता है, उसमें से, उसमें से एक सिग्नल को, एक सिग्नल, और ये सिग्नल कौन सा बेटा? वांछित। सर ये वांछित क्या होता है? वांछित यानी कि डिजायर, ठीक है? जिसको आपको चाहिए, है ना? एक, जिसमें से एक वांछित सिग्नल का चयन होता है, चयन करना हो, उसमें, उसमें क्या करना हो बेटा? उसमें मल्टीप्लेक्सर का प्रयोग किया जाता है। मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर परिपथ का प्रयोग किया जाता है। बोलो बेटा कितना आसान लगा है ना? अभी आप रटते थे, रटने की जरूरत ही नहीं। परिपथ किया जाता है, परिपथ का प्रयोग किया जाता है। बोलो मजा आया कि नहीं? आप कहोगे सर 100% मजा आया, ऐसे कैसे नहीं आया? ठीक है, चलो। अच्छा, मुझे एक चीज और बता दो, मुझे एक चीज और बता दो साथियों। अब आपके पास एक टीवी लगी हुई है, आपके पास एक टीवी लगी हुई है, यहाँ से बेटा बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन आपको तो एक ही देखनी है बेटा, एक ही गाना देखना है, तो एक सिग्नल चाहिए, है ना? मुझे बताओ ये सारे क्या है? तो आप कहोगे सर ये डेटा फर्स्ट है, ये डेटा टू है, ये डेटा थ्री ये डेटा 4 है ना? इस डेटा से मैंने कोई भी एक डेटा सेलेक्ट कर लिया, यानी कि मान लो मुझे अमिताभ बच्चन देखना है तो डेटा 2 सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे बताओ इसने डेटा को क्या किया? आप कहेंगे सर इसने डेटा को क्या किया? सेलेक्ट किया, और बेटा इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? डेटा सेलेक्टर कहा जाता है। बन गया क्वेश्चन, आ जाओ। अतः, अतः मल्टीप्लेक्सर को, मल्टीप्लेक्सर को डेटा सेलेक्टर भी कहा जाता है, डेटा सेलेक्टर भी कहा जाता है। बेटा कोई भी आपको जो लगा नहीं, आपको जैसे सारे सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं वैसे डिजिटल भी आएगा, डोंट वरी, ठीक? चलो। अच्छा,
अब इसमें होगा क्या? इसमें अब थोड़ा-सा ध्यान रखना बेटा, इसमें मान लो बेटा 2 की घात n इनपुट लाइन होगी ना, तो उसमें सेलेक्ट करने की लाइन कितनी होगी? n होगी, है ना? बहुत बढ़िया। पहले आप समझो बेटा ये मल्टीप्लेक्सर बनता कैसे है? बहुत बढ़िया। ये मान लो बेटा आपका क्या है? मल्टीप्लेक्सर। आराम से देखना बेटा, कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, याद तो करने की ज़रूरत है। मल्टीप्लेक्सर। अच्छा मल्टीप्लेक्सर को क्या कहते हैं? मक्स कहते हैं और मक्स में क्या होता है? M फॉर मक्स, M फॉर मैनी। मैनी क्या? इनपुट। लो भैया सर मैंने मैनी इनपुट बना दिया। इसने क्या किया? बेटा मैनी इनपुट्स को क्या किया? 1 आउटपुट में चेंज कर दिया। कितने में? 1 आउटपुट में। तो आउटपुट कितने आए? 1 और इनपुट कितना है? n। ठीक है? देख लो आराम से। यहाँ क्या लिखोगे? आप कहोगे आउटपुट मेरा क्या है? 1 और ये आउटपुट को क्या कर रहे हो बेटा? इस आउटपुट को सेलेक्ट कर रहे हो। इस सेलेक्ट को करने के लिए मुझे क्या चाहिएगी? मुझे बेटा टीवी के रिमोट चाहिएंगे, उसे कहते हैं सेलेक्ट लाइन। उसको बताएँगे बेटा यहाँ से। इनको क्या बोला जाता है? बेटा इनको सेलेक्ट लाइन बोला जाता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे सिग्नल मान लो फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है, तो मैं इसको मान लेता हूँ, मान लो ये I1 सिग्नल है, ये I2 है, ऐसे कई सारे चैनल लग रहे हैं, तो मान लो ये N चैनल है। ठीक है? अगर ये N चैनल है, तो इसका मतलब पता है क्या है? ये इनपुट है। अगर इनपुट की संख्या बेटा 2 की घात n, इसका मतलब क्या है? पहले देखो बेटा, 2 की घात n का मतलब अगर इनपुट में 2 में से सेलेक्ट करना है, तो बेटा इसका मतलब 2 है। अगर 2 की घात 5 है, इसका मतलब 32 चैनल है, लेकिन 32 चैनल को पकड़ने के लिए मुझे 5 तरह के बटन चाहिए होंगे। 2 चैनल के लिए मुझे 1 बटन चाहिए होगा और बेटा जैसे 64 है ना, तो 2 की घात 6 यानी कि मुझे 6 सेलेक्ट लाइन चाहिए होगी और इसलिए बेटा मैं क्या करता हूँ, जैसे ये 2 की घात n है ना इनपुट, तो उसके लिए n सेलेक्ट लाइन लगाता हूँ। बेटा ये चीज़ याद हो जाएगी। आप कहोगे रट गई सर, याद क्या हो जाएगी? तो ध्यान रखना, पूछा जाता है कि अगर 2 की घात n इनपुट है, तो उसके लिए सेलेक्ट लाइन कितनी चाहिएगी? n। ठीक है? बहुत सही। समझ में आया? आप कहोगे सर अब तो परफेक्ट आ गया, है ना? अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। यदि एक मक्स में 32 इनपुट लाइन है, तो सेलेक्ट लाइन की संख्या बताओ। सेलेक्ट लाइन की संख्या बताओ, फटाफट बताओ साथियों। तो आप कहोगे सर अब तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, इधर आओ। तो मैं कह रहा हूँ खेल है, तो बताओ कौन सा खेल है? तो आप कहोगे सर ये M है मक्स और M फॉर मैनी। मैनी यानी कि ज्यादा, यानी कि ये क्या होगा? मैनी से 1। अरे मैं कहूंगा बहुत बढ़िया प्यारे। फिर आप कहोगे सर मैनी यानी कि 2 की पावर में n सिग्नल। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। इस 2 की घात 1 के अंदर सेलेक्ट लाइन कितनी होगी? सेलेक्ट लाइन कितनी होगी? यही तो पूछा है बेटा, सेलेक्ट लाइनों की संख्या। तो आप कहोगे 2 की घात n है, तो सेलेक्ट लाइन कितनी होगी? n होगी। मैं कहूंगा अरे वाह क्या बात है। अब आप कहोगे सर 32 इनपुट है, फिर मैं कहूंगा अब बताओ, तो कहोगे अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, मैं अभी बताऊं। तो 2 की घात n की वैल्यू कितना है बेटा? 32। और गौर से देखोगे ना बेटा, 32 क्या होता है? 2 की घात 5 होता है। अरे वेरी गुड सर। तो जब भी बेटा आधार बराबर होता है, तो घातें भी बराबर होती है। तो यहाँ से कहोगे सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएगी? 5। और अगर बेटा ये आपने आंसर दे दिया, तो आप रहोगे 5000 लोगों से आगे। बोलो समझ में आया? तो अगर 64 होगा तो 6 चाहिएगी, 128 होगा तो 7 चाहिएगी, 1024 होगा तो 10 सेलेक्ट लाइन चाहिएगी। ये एक न्यूमेरिकल बनता है, ध्यान रखना इस मल्टीप्लेक्सर से। बोलो समझ में आया? आप कहोगे आ गया। अब इसी का एक भाई होता है बेटा, उसे कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। क्या कहते हैं? डीमल्टीप्लेक्सर। अब ये डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको पढ़ते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।